हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एनसीईआरटी। तो आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन और थिंक इट ओवर पार्ट 1 बहुत आसान हिंदी में समझेंगे। मैंने इस इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। तो पार्ट 1 में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और थिंक इट ओवर। अगर आपको साइंस कठिन लगती है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। लेट्स गो एंड स्टार्ट एंड एंजॉय दिस चैप्टर। चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ मतलब चैप्टर 2 सेल जीवन की सबसे छोटी ईंट। जैसे एक एक ईंट जोड़कर पूरा घर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे सेल्स से मिलकर हमारा शरीर और दुनिया के सारे जीव बनते हैं। थिंक इट ओवर, जरा सोचो। वेयर डज ए सेल कम फ्रॉम, यानी कि आखिरकार एक सेल जो है वो आखिर आता कहाँ से है। जैसे पौधे बीज से आते हैं, वैसे ही नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। How have technological interventions facilitated the creation of new knowledge is understanding the world beyond the naked eye। हमारी आंखों से जो छोटी चीज़ें नहीं दिखती, उन्हें देखने और समझने में मशीनों जैसे माइक्रोस्कोप ने हमारी मदद कैसे की। हाउ इज़ द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को जीवन का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चरल और काम करने वाली सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का हर काम इन्हीं छोटे सेल्स के दम पर होता है। हाउ डज ए सेल मल्टीप्लाई, एक सेल खुद को बढ़ाकर 1 से 2, 2 से 4 कैसे कर लेते हैं, यानी अपनी संख्या को नंबर्स को कैसे बढ़ाते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर में यही सब कुछ पढ़ेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। It is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water। तो ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले लाइफ पानी के अंदर शुरू हुआ था। Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans। तो कुछ साइंटिस्टों का सोचना है कि जीवन बड़े बड़े समुद्रों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पानी के गड्ढों या तालाबों में शुरू हुआ होगा, जहाँ का मौसम और माहौल क्या है, बदलता रहता था। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनवायरनमेंट्स, यानी कि गर्म पानी के झरने को बोलते हैं हम हॉट स्प्रिंग्स। गर्म पानी के झरने भी कुछ इसी तरीके की जगह होती हैं। In India, the hot springs of Pugga Valley in Ladakh maintain very high temperatures nearly at the boiling point of water even in a cold climate। हमारे जो भारत के लद्दाख में जब बहुत ठंड होती है, वहाँ एक जगह है पुग्गा घाटी यानी कि पुग्गा वैली। वहाँ गर्म पानी के ऐसे झरने हैं जिनका पानी उबलने यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जितना गर्म रहता है। These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago। मतलब कि आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले हमारी धरती का माहौल भी ऐसे ही गर्म और उथल पुथल भरा था। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिल्स विच आर यूनिसेलुलर। इतने उबलते पानी में भी कुछ नन्हे जीव रहते हैं, ठीक है। इतना पानी गर्म होने के बावजूद भी उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, है ना। ये गर्मी को पसंद करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये गर्मी को बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोफिल्स, जिनका नाम क्या होता है, थर्मोफिल्स कहते हैं। ये सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और ये वाले जो जीव होते हैं वो एक ही सेल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जो एक सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। फिर है साइंटिस्ट फ्रॉम द वीरवल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस लखनऊ स्टडीड दीज हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। मतलब कि लखनऊ के एक मशहूर रिसर्च सेंटर यानी कि बीरबल सैनी एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसमें साइंटिस्टों ने इन गर्म झरनों को देखा और पाया कि इनके आसपास बहुत जल्दी जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट, एक तरह का जो चौक होता है या चूना होता है, वो पत्थर जम जाता है। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell।
तो साइंटिस्टों का मानना है कि इस जमे हुए पत्थर ने करोड़ों साल पहले शुरुआती नाजुक जीवों को सूरज की खतरनाक किरणें, रेडिएशन और भयंकर गर्मी से बचाया होगा। तो वो साइंटिस्ट जो होते हैं वो मानते हैं कि जो ये पत्थर है चूना वाला उसने ना करोड़ों साल पहले जो नाजुक नाजुक जीव होते होंगे उनको सूरज की खतरनाक जो किरणें जो पड़ती हैं और भयंकर गर्मी से क्या किया होगा, बचाया होगा। इसी ने सेल के चारों तरफ की पहली दीवार मेम्ब्रेन बनाने में भी मदद की होगी, जिससे सेल को एक सुरक्षित घर दिया। फिर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। दुनिया के जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो या हम इंसान, सब किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे घर किससे मिलके बना होता है, ईंट से, ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो किससे मिलके बना हुआ है, सेल से। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट द विच लाइफ एक्सिस्ट। सेल वो सबसे छोटी चीज़ है जिसे हम जिंदा कह सकते हैं। इससे छोटा कुछ भी अपने आप में जीवित नहीं रह सकता। Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell, unicellular, while others like plants, fish, birds or humans are made up of millions of cells, multicellular that work together. मतलब कि बैक्टीरिया या यीस्ट जैसे कुछ जीव बहुत ही छोटे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, मछलियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं और हम इंसान जो करोड़ों सेल से मिलकर बने हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं, जो सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर, यानी कि एक जैसे सेल्स मिलकर जब एक साथ काम करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, जैसे हमारी मांसपेशियां हैं या स्किन है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो हमारा घर है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो भी छोटी छोटी जीवित ईंटों से बना है। उनको बोलते हैं हम सेल, जिन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, दुनिया के कुछ छोटे जीव सिर्फ एक सेल के बने होते हैं और हम इंसान करोड़ों सेल्स की टीम से बने होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये नए सेल्स कैसे काम करते हैं और दुनिया में सबसे पहले कहाँ से आए। फिर नेक्स्ट पेज है फंक्शंस फ्रॉम टिश्यूज। मतलब जब एक जैसी सेल्स जब मिलकर एक जैसा काम करती हैं तो वे मिलकर टिश्यू बनाती हैं। तो जब बहुत सारी एक जैसी सेल्स एक साथ मिल जाती हैं तो एक ही काम करती हैं, तो उनका क्या ग्रुप बन जाता है, उसको बोलते हैं हम टिश्यू। वो क्या कहता है, टिश्यू कहलाता है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। फिर अलग अलग टिश्यूज मिलकर हमारे शरीर का एक अंग यानी ऑर्गन बनाते हैं, जैसे दिल, पेट या फेफड़े। और जब कई सारे ऑर्गन मिलकर एक बड़ा काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, अंग प्रणाली कहते हैं। सच एज नजल पोर्स, नजल केविटी, टैकिया एंड लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे नाक के छेद है ना, नजल पोर्स, नाक के अंदर का हिस्सा, हमारी सांस की नली और फेफड़े मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। Even when cells are organized into tissues, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms. भले ही सेल्स मिलकर टिश्यूज, ऑर्गन या पूरा शरीर बना लें, लेकिन असल में जीवन को चलाने और शरीर को ढांचा देने वाला सबसे छोटा और मुख्य हिस्सा कौन सा होता है, सेल ही रहता है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टीनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो ये सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि इतने छोटे छोटे सेल्स हमारे शरीर को इतने सारे अलग अलग काम अकेले कैसे कर लेते हैं। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, यानी कि एक छोटी सी सेल के अंदर आखिर क्या क्या होता है, उसके हिस्से क्या हैं। हाउ डू सेल्स इन अवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि हमारी शरीर के सेल्स आपस में एक दूसरे से बातें यानी कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं। डू सेल्स लिव फॉरएवर और डू दे डाई, क्या ये सेल्स हमेशा जिंदा रहते हैं या कभी मरते भी हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। तो इस चैप्टर में बच्चों हम इन्हीं मज़ेदार सवालों के जवाब ढूंढेंगे और सेल्स की इस जादुई दुनिया की शेयर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को पार्ट 1 को यहीं एंड करते हैं। अब आगे का पार्ट जल्दी ही लाऊंगी, हाउ टू स्टडी सेल्स, सेल्स की पढ़ाई कैसे करें।
तो ये पार्ट सेकंड में जल्दी ही लाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।